नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और नाबार्ड द्वारा संयुक्त रूप से विकसित वेब पोर्टल का किया शुभारंभ। इस दौरान कृषि कथा ब्लॉग साइट भी की गई लॉन्च। महाराष्ट्र बजट में किसानों पर सरकार का रहा है खास फोकस। राज्य के 46,06,000 किसानों की बिजली माफ करने का ऐलान। साथ ही कपास और सोयाबीन की फसल के लिए किसानों को 5,000 रुपए प्रति हेक्टेयर बोनस भी देगी सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किसानों की फसलों की सुरक्षा को लेकर लिया बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अब प्रदेश में येस टैग को लागू करने की प्रक्रिया शुरू। कृषि विभाग ने प्रदेश के 75 जिलों में रबी व खरीफ सीजन की फसलों के लिए प्रक्रिया की है शुरुआत। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत बैंकों द्वारा प्रस्तुत ब्याज अनुदान दावों के निपटान के लिए प्रक्रिया को स्वचालित और तेज करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और नाबार्ड द्वारा संयुक्त रूप से विकसित वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। इस दौरान कृषि कथा ब्लॉग साइट भी लॉन्च की गई। देखते हैं हमारे संवाददाता ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार देश के किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत बैंकों द्वारा प्रस्तुत ब्याज अनुदान दावों के निपटान की प्रक्रिया को स्वचालित और तेज करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और नाबार्ड द्वारा संयुक्त रूप से विकसित वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि नए लॉन्च किए गए क्रेडिट दावों के स्वचालन से दावों का निपटान एक दिन के भीतर सुनिश्चित हो पाएगा। इस पोर्टल के कारण क्लेम एक दिन में सेटल किए जा सकते हैं। इसके कारण निजी निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा, अनावश्यक समय नहीं लगेगा और पूरी पारदर्शिता के साथ जो दावे हैं, क्लेम है, उनका भुगतान किया जा सकेगा। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि कथा लॉन्च की, जो भारतीय किसानों की आवाज को प्रदर्शित करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का काम करेगी। इस ब्लॉग साइट में देश भर के किसानों के अनुभव, अंतर्दृष्टियों और सफलता की कहानियों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। कृषि कथा, पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, प्राकृतिक खेती, कई प्रयोग चल रहे हैं, लेकिन उन प्रयोगों को जब किसान स्वयं की कथा के रूप में कहता है तो वो लोगों के लिए प्रेरणा बनते हैं। वो उनकी कथा अगर वीडियो के माध्यम से किसान देखेंगे तो लगेगा कि मैं भी ये करूं। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव सैमुअल प्रवीण ने कहा कि क्रेडिट दावों के मैनुअली निपटान में महीनों लगते थे, लेकिन अब त्वरित निपटान होने के साथ काम में पारदर्शिता भी आएगी। सैमुअल ने कहा कि कृषि कथा ब्लॉग साइट देश के कृषि समुदाय की कहानियों को साझा करने का बेहतर मंच बनेगा। क्लेम सेटलमेंट की बात आती है तो उसका जो मैनुअल कैलकुलेशन होता था उसको भी हमने नाबार्ड के साथ मिलके इसको ऑटोमेट करने के लिए हमने एक नया पोर्टल बनाया है। कृषि कथा जो एक नया पहल है, तो हमने सोचा क्यों ना एक ऐसा मंच डेवलप करें। छोटा सा एक प्रयास है जिससे कि हम खुद अपना वीडियोस बनाएं और किसान जो अपने वीडियोस बना के हमें देंगे उसको तो हम थोड़ा क्यूरेट करेंगे। इस अवसर पर नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक मणिकुमार एस ने कहा कि इस स्वचालित प्रणाली पोर्टल के माध्यम से सटीक पात्र ब्याज अनुदान की गणना में मदद मिलेगी, जिससे मैनुअली प्रसंस्करण में संभावित मानव त्रुटि से बचने के साथ दावों के निपटान में तेजी आएगी। 3 एंट्री डालना है, उसको बैक एंड पे पूरा सही ढंग से कैलकुलेशन होके मिनिस्ट्री के सामने आ जाएगा और मिनिस्ट्री उसको एक बार चेक करके फंड रिलीज कर सकते हैं। इसका एक फ़ायदा है कि गलती नहीं होगा, जो गवर्नमेंट का जो पैसा है वो बचेगा, सही ढंग से पेमेंट जाएगा और टाइम बहुत बचेगा। पहले तो महीनों लगते थे, अभी 1-2 दिन के अंदर इसका सेटलमेंट होगा और किसान या बैंक के अकाउंट पे पैसा जाएगा। कार्यक्रम में भाग लेने आए महाराष्ट्र कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष पासा पटेल ने कहा कि कृषि में नवाचार और अवसर रचना निर्माण से
किसानों को फायदा होगा। ये प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए 5-5, 6-6 महीने लगते थे, लेकिन आज पहली बार ये पोर्टल शुरू होने से एक बात का पता चला, वो ये है कि ये जो 6 महीने का जो काम होता था वो एक दिन में भी हम मसले हल कर सकते हैं। तो इसलिए किसानों को, इस देश के किसानों को ये इन सारे चीज़ों से जो तकलीफ होती थी वो तकलीफ में से हल मिला है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि अवसंरचना कोष के तहत अब तक 67,871 परियोजनाओं के लिए 43,000 करोड़ रुपए पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। 72,000 करोड़ रुपए के निवेश को जुटाया गया है। इसके अतिरिक्त बैंक ब्याज सबवेंशन दावों का भी त्वरित निपटान होने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, नाबार्ड के अध्यक्ष और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों और बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा अन्य विशिष्ट अतिथि मौजूद थे। भारत सरकार ने कृषि आधारभूत संरचना निधि के तहत ब्याज सहायता और ऋण दावों का शुल्क ऑटोमेशन की महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। इस पहल के जरिए एक और जहां दावों का निस्तारण होने में कम से कम समय लगेगा, वहीं दूसरी ओर कृषि कथा नामक एक प्रेरणादायी पोर्टल शुरू होने से किसानों को एक दूसरे की सक्सेस स्टोरी के जरिए मोटिवेशन करने का महत्वपूर्ण प्रयास भी होगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन विश्वबंधु के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में साल 2024-25 के लिए बजट पेश किया। इस बजट में महिलाओं, किसानों और आम लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान किया गया है। इस बजट में किसानों के लिए क्या खास है, आइए जानते हैं इस खास। देश के किसानों की फसलों की सुरक्षा को लेकर एक नया कदम उठाने जा रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अब प्रदेश में यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी YESTEC को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। कृषि विभाग ने प्रदेश के 75 जिलों में रबी व खरीफ सीजन की फसलों से संबंधित आंकड़ों के आकलन को लेकर इस प्रक्रिया की शुरुआत की है। वहीं योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बायोप्लास्टिक के निर्माण के जरिए पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने की तैयारी में है। योगी सरकार प्रदेश में 2000 करोड़ रुपए से बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना करने जा रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद के कुंभी गांव में 1000 हेक्टेयर में स्थापित होने वाले इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। केंद्रीय औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत कार्यरत केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान CFTRI मैसूर में वन वॉक थीम के तहत एग्री न्यूट्रिशन बायोटेक पर काम किया जाएगा। संस्थान द्वारा इस दौरान मिलेट्स को बढ़ावा देने पर भी काम होगा। CFTRI में खाद्य प्रसंस्करण और श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, इस विषय पर केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की निदेशक डॉक्टर श्रीदेवी अन्नपूर्णा से बात की हमारे संवाददाता OP यादव ने।
देश में औद्योगिक और वैज्ञानिक अनुसंधान के मामले में CSIR का नाम न केवल देश बल्कि दुनिया भर में मुख्यात है। इसके द्वारा न केवल किसानों से संबंधित कई तरह के शोध किए जाते हैं बल्कि नवाचार कर खाद्य प्रसंस्करण के मामले में देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन करने का काम भी हो रहा है। अभी इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है CFTRI की डायरेक्टर श्रीदेवी अन्नपूर्णा। मैडम, अगर बात करें CSIR और CFTRI कृषि और फूड प्रोसेसिंग के मामले में बहुत ही उत्कृष्ट काम करते हैं। 1 वीक 1 थीम का कॉन्सेप्ट है, उसमें आपका कार्यक्रम कब है और इसकी क्या संकल्पना है? तो हमारा कार्यक्रम जो है अक्टूबर में रहेगा, 21 को शुरू होगा और 26 को ख़त्म होगा। और इसमें इस थीम में CFTRI एग्री न्यूट्री बायोटेक थीम के अंदर काम कर रहा है और हमारा खास कर मिलेट्स मिशन एक चल रहा है। तो वो लास्ट ईयर वाज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स और उसमें एक मिशन मोड प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और हम लोग नोडल लैब है। तो हम कई टेक्नोलॉजीज़ बनाए हैं और कई ट्रांसलेशन रिसर्च जो बोलते हैं बेसिक रिसर्च हमने किए हैं मिलेट्स में। इसके अलावा हमने 100 वैरायटीज़ का न्यूट्रिशनल प्रोफाइलिंग किए हैं और वो एक बुक बनाए हैं। एंड मशीनरी भी हम बना रहे हैं क्योंकि मिलेट्स बहुत छोटे छोटे ग्रेन्स है और वो राइस या वीट जैसा मिलिंग करेंगे तो ठीक नहीं बन पाएगा। और ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम लोग मशीनरी भी बना रहे हैं एंड कई ट्रेनिंग दे रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, खासकर औरतों को और फार्मर्स को। तो हमने एक मोबाइल वैन बनाया है जिसमें सारे मशीन लगा हुआ है और वो फार्म टू फार्म जा सकता है। तो अगर फार्मर हैज़ ओनली मान लीजिए 200 किलो, तो एक दिन में वो प्रोसेस करके उनको वैल्यू ऐड करके उनको दे देगा और वो मार्केट सीधा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ले जा सकता है। तो इसके अलावा मिलेट्स के अलावा हम लोग राइस पे काम करते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स पे काम करते हैं, फ्लोर मिलिंग बेकिंग टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, हम लोग इन्फेस्टेशन कंट्रोल पे काम करते हैं, तो प्रोटीन्स पे काम करते हैं, आल्गे पे काम करते हैं। कई लैब्स के साथ हमारा नेटवर्किंग है CSIR के अंदर। इसके अलावा कई वैज्ञानिकों ने DBT प्रोजेक्ट्स लाए हैं, DST प्रोजेक्ट्स लाए हैं, माइटी के साथ हमारा प्रोजेक्ट्स है। जो नए यूथ है एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहें फूड प्रोसेसिंग में, तो CSIR की जो CFTRI इंस्टीट्यूट है उससे संपर्क कैसे किया जाए और कौन कौन से सेक्टर में उनको हेल्प मिलेगी? तो हमारे पास एक इंक्यूबेशन सेंटर है मैसूर में स्थित और वो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने हमको सपोर्ट दिया है और वहाँ आके इंक्यूबेटी बन सकते हैं। तो हमारे वैज्ञानिकों से उनको मेंटरशिप मिलेगा, हमारा पायलट प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं, हमारा टेस्टिंग फैसिलिटीज़ है और उसके द्वारा उनके प्रोडक्ट्स को टेस्ट कर सकते हैं और मार्केट में ले आ सकते हैं। तो इसके अलावा हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, 1 हफ्ते से लेकर 3 दिन हो सकता है या 15 दिन हो सकता है, हम लोग उनको ट्रेनिंग देंगे। उसके अलावा फ्री टेक्नोलॉजीज़ भी हमारे पास है जो हमारे वेबसाइट www.cftri.res.in जाएंगे तो वहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन है। कुछ टेक्नोलॉजीज़ है जिसके लिए आपको 20,000 या 50,000 देना होगा, कई टेक्नोलॉजीज़ फ्री भी है जो आप खाली डाउनलोड करके उसको डायरेक्टली आप एक प्लांट लगा सकते हैं। और अभी तक हमारे ऐसे 400 के ऊपर टेक्नोलॉजीज़ है और हमारा जो क्लाइंट्स है 4,000 के ऊपर ऑलरेडी है। तो ये तो CFTRI मैसूर की निदेशक डॉक्टर श्रीदेवी अन्नपूर्णा सिंह, जिनका मानना है कि 1 वीक 1 थीम के साथ साथ किसानों की आमदनी और उनकी आर्थिक तरक्की को सुदृढ़ करने के लिए संस्थान द्वारा मिलेट्स जैसे उत्पादों का न केवल प्रसंस्करण दिया जा रहा है बल्कि युवाओं के लिए रोजगार, कारोबार और व्यापार की संभावनाएं बढ़ाने के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा देने का काम भी किया जा रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन महेश के साथ में OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और किसान समाचार में आप जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सेब की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को कांगड़ा, बदायूं और मिर्जापुर मंडी में सेब के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि नवाशहर मंडी में सेब के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ। एग्मार्क नेट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में 27 जून को सेब का भाव रहा 14,000 रुपए। 28 जून को इसके भाव में 1,000 रुपए की भारी बढ़त देखने को मिली, जिसके बाद सेब का भाव 15,000 रुपए हो गया। वहीं पंजाब की नवाशहर मंडी में 27 जून को सेब का भाव था
9,300 रुपए। 28 जून को इसके सौदों में कोई उतार चढ़ाव नहीं हुआ और भाव 9,300 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में सेब के भाव में तेजी देखने को मिली। 27 जून को यहाँ सेब का भाव रहा 8,610 रुपए। 28 जून को इसके भाव में 5 रुपए की बढ़त रही और भाव 8,615 रुपए हो गया। राज्य की ही मिर्जापुर मंडी में इस दौरान सेब के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 27 जून को सेब का भाव रहा 8,900 रुपए। 28 जून को इसके सौदे 50 रुपए मजबूत होकर 8,950 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में सेब के भाव की बात करें तो यहाँ अलीगढ़ मंडी में सेब का भाव रहा 8,900 रुपए। फतेहपुर मंडी में भाव रहा 8,980 रुपए। संभल मंडी में सेब 8,000 रुपए पर बिका, जबकि प्रतापगढ़ मंडी में इस दौरान सेब के सौदे 8,950 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर साल 2021-22 में सेब की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में सेब की पैदावार 25,89,000 टन हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। यानी साल 2021-22 में सेब की पैदावार में तकरीबन 3 लाख टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। शुक्रवार को सूरत और गोलूवाला मंडी में प्याज के भाव में तेजी देखने को मिली। वहीं उज्जैन मंडी में भाव नीचे आए, जबकि गुरुग्राम और नवा शहर मंडी में प्याज के भाव बिना किसी उठापटक के साथ हुए। फिलहाल मंडियों में प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 27 जून को प्याज का भाव था 2,500 रुपए। 28 जून को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2,600 रुपए प्रति क्विंटल पर। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान प्याज के भाव स्थिर रहे। यहाँ 27 और 28 जून को प्याज 2,000 रुपए पर बिकी, जबकि मध्य प्रदेश की उज्जैन मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 27 जून को प्याज का भाव रहा 2,800 रुपए। 28 जून को इसके सौदे 970 रुपए लुढ़क कर 1,930 रुपए पर हुए। वहीं पंजाब की नवा शहर मंडी में 27 जून को प्याज का भाव रहा 2,800 रुपए। 28 जून को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 2,800 रुपए पर बना रहा। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में 27 जून को प्याज का भाव था 2,600 रुपए। 28 जून को इसके भाव में 200 रुपए की तेजी आई और भाव 2,800 रुपए हो गया। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम होने की उम्मीद है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। वहीं इसका असर कृषि उपज मंडियों में प्याज के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। और मंडी भाव के बाद आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम बिहार और झारखंड में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। बिहार में देर से पकने वाले आमों में आंतरिक सड़न रोग की संभावना है। बचाव के लिए बोरेक्स 8% का छिड़काव करें। इसके अलावा आम, लीची और दूसरे फलों के नए बाग रोपने के लिए पहले से खोदे गड्ढों को मिट्टी से भर लें। मिट्टी में देसी खाद की उचित मात्रा जरूर मिलाएं। कद्दू वर्गीय सब्जियों में बिहार के किसान पर्याप्त नमी बनाए रखें। अगर नमी पर्याप्त नहीं होगी तो परागण कम होगा और फिर उत्पादन भी कम रहेगा। बिहार के जिन किसानों ने अभी तक धान की नर्सरी स्थापित नहीं की है, वो जल्द से जल्द कम और मध्यम अवधि की नर्सरी बो लें। झारखंड में खरीफ फसलों की बुवाई का सही समय 30 जून है। किसान तुरंत बुवाई का काम निपटा लें। यहां बारिश के पानी का सही इस्तेमाल करने के लिए धान के खेतों की मेढ़ों को मजबूत कर लें। धान के अलावा बाकी फसलों से अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था करें। अगर फसलों में किसी तरह की दवा छिड़कने की जरूरत पड़ रही है तो छिड़काव का काम मौसम साफ रहने पर ही करें। राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में अरहर, उड़द और ज्वार की बुवाई की जा सकती है। ये सब ऐसी फसलें हैं जिन्हें पानी की कम जरूरत पड़ती है।
इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में श्री अमरनाथ जी की यात्रा आज से शुरू हो गई है। 4603 श्रद्धालुओं का पहला जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन करेगा। हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह सुरक्षा काफिले में घाटी के लिए रवाना हुआ। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन चलाया है। एनआईए ने नक्सलियों की गिरफ्तारी और हथियार बरामदगी के सिलसिले में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कई स्थानों पर तलाशी ली। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई सख्ती के साथ कार्रवाई कर रही है। बिहार के हजारीबाग में गिरफ्तार ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को लेकर जांच एजेंसी की टीम पटना पहुंची। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म करने के लिए प्रदेश सरकार एक्शन प्लान बना रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय ने यूनिफाइड कमांड की बैठक ली। तमिलनाडु के सत्तूर के पास पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में विस्फोट से 3 लोगों की मौत हो गई है और एक घायल हो गया है। घायल का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने के कारण 3 बच्चों की मौत हो गई है। हादसे में कुछ बच्चे घायल भी हो गए हैं। अयोध्या के निर्मित राम पथ पर प्री मानसून बारिश के दौरान सड़क धंसने के मामले में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ध्रुव अग्रवाल सहित 3 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के संभल में एसडीएम विनय मिश्रा ने ट्रैक्टर पर बैठकर गांव के जलभराव वाले इलाकों का निरीक्षण किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राज्य में लोकसभा चुनाव में पार्टी के हार के कारणों की समीक्षा के लिए 3 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है।
और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।